नमस्कार। आज हम भारतीय संसद के गठन के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम भारतीय संसद का हमारे संविधान में कहाँ उल्लेख किया गया है, कौन से अनुच्छेद में उसकी शक्तियाँ, गठन के बारे में बताया गया है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 79 है, उसमें ये लिखा है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति तथा 2 सदनों से मिलकर बनेगी और जिसके नाम राज्यसभा एवं लोकसभा होंगे। राष्ट्रपति है ये संसद का एक अभिन्न अंग होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जो संसद है वो मुख्य रूप से राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा इन तीनों से मिलकर भारतीय संसद का गठन होता है। तो हमने ये देखा कि हमारी जो संसद है उसके 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। इसलिए भारतीय संसद को द्विसदनीय व्यवस्थापिका भी कहा जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी जो संसद है उसका जो सदन लोकसभा है उसकी। तो संसद का प्रथम जो सदन है वह लोकसभा है और इसे लोकप्रिय या निम्न सदन भी कहा जाता है। भारतीय संसद का जो प्रथम सदन जो लोकसभा है इसको लोकप्रिय क्यों कहा जाता है, इसके पीछे मुख्य जो कारण है वह यह है कि यह लोकप्रिय सदन इसलिए कहा जाता है कि यह जनता द्वारा निर्वाचित होता है। संविधान का अनुच्छेद 81 जो कि लोकसभा के गठन को दर्शाता है। मूल संविधान के अनुसार लोकसभा की जो सदस्य संख्या थी वो 500 निश्चित की गई थी, लेकिन उसके पश्चात 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा लोकसभा की जो सदस्य संख्या थी वो 500 से बढ़ा करके 520 कर दी गई। लेकिन वर्तमान में लोकसभा की जो सदस्य संख्या है वह है 545 और इन 545 में 530 हैं वो राज्यों से लिए गए हैं और 13 हैं वो संघीय क्षेत्रों से लिए गए हैं। तो हमने ये देखा कि हमारी जो भारतीय संसद है उसके 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। और लोकसभा है ये लोकप्रिय सदन है और इसकी जो सदस्य संख्या है वो 545 है। अब हम भारतीय जो संसद है उसकी प्रमुख जो शक्तियां हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। हमारी जो संसद है उसकी क्या क्या शक्तियां हैं और वह क्या क्या कार्य करती है। तो हम ये जानते हैं कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली है और यहाँ इसलिए संसद का अपना केंद्रीय स्थान भी है। भारतीय जो संसद है वो विधि निर्माण करने वाली एक सर्वोच्च संस्था है। कानून निर्माण की प्रक्रिया में भारतीय संसद का अपना एकाधिकार है। ये संघ सूची, समवर्ती सूची जैसे विषयों पर कानून बना सकती है, लेकिन जो विशेष परिस्थितियां होती हैं उनमें यह राज्य सूची के जो विषय हैं उन पर भी कानून बना सकती है। तो हम आज बात करते हैं भारतीय संसद की शक्तियों की। सबसे पहले हम लेते हैं विधायी शक्तियों को। तो विधायी जो शक्तियां हैं उनका संबंध विधि निर्माण से है। तो यहाँ हमने देखा कि जो भी कानून बनाए जाते हैं वो भारतीय संसद द्वारा ही बनाए जाएंगे और ये जो कानून हैं ये मुख्य रूप से संघ सूची और राज्य सूची के विषयों पर बनाए जाते हैं। जैसा कि मैंने ऊपर भी पहले भी आपको अभी बताया है कि विषम परिस्थितियों में हमारी जो संसद है वह राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है और कोई भी विधेयक है तभी कानून या अधिनियम बन सकता है जब हमारे संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा पारित होने के पश्चात राष्ट्रपति उसको स्वीकृति दे दे। लेकिन कुछ ऐसे विधेयक भी होते हैं जहां दोनों सदन असहमत हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त बैठक बुलाई जाती है अनुच्छेद 108 के तहत। और इस संयुक्त जो बैठक होती है इस बैठक में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों की बहुमत से विधेयक को पारित किया जाता है। तो हमने ये देखा कि जो विधायी जो शक्ति होती हैं उनमें संसद का जो मुख्य कार्य होता है
वह विधि निर्माण से संबंधित होता है, और विधि निर्माण है वह संघ सूची, राज्य सूची और विषम परिस्थितियों में समवर्ती सूची, इन सब पर कानून बना सकती है। अगली जो विशेषता है वह है वित्तीय शक्तियाँ। तो भारतीय जो संसद है उसके पास वित्तीय शक्तियाँ भी हैं। जो भी कर लगाए जाते हैं वो संसद की बिना अनुमति के नहीं लगाए जाते, और किसी भी प्रकार का धन का जो व्यय होता है वो संसद की अनुमति से ही होता है। प्रति वर्ष फरवरी महीने के अंत में आय और व्यय के जो अनुमानित आंकड़े, एक तरह से जो बजट पेश किया जाता है लोकसभा में, वह भी संसद की देखरेख में ही प्रस्तुत किया जाता है। और बजट प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्वानुमति लेनी पड़ती है। तो हमने ये देखा कि जो वित्तीय शक्तियाँ हैं इन पर जो आय और व्यय से संबंधित और बजट से संबंधित जो भी निर्णय लिए जाते हैं वह संसद के द्वारा ही लिए जाएंगे। और जो बजट पेश किया जाता है उसमें मुख्य रूप से दो विधेयक होते हैं, एक होता है वित्त विधेयक और दूसरा होता है विनियोग विधेयक। वित्त विधेयक में मुख्य रूप से जो विभिन्न प्रकार के जो कर होते हैं उनसे संबंधित होता है, और जो विनियोग विधेयक होता है वह जो मंत्रालय होते हैं जो भी वो धन की मांग करते हैं वो उनसे संबंधित होता है। तो हमने ये देखा कि जो भी वित्त विधेयक और विनियोग विधेयक हैं वो भी एक तरह से संसद के अधीन ही हैं, और जो धन विधेयक को जो पारित करने में एक तरह से धन विधेयक हमेशा लोकसभा में ही रखा जाता है, और राज्यसभा उसको सिर्फ 14 दिन तक अपने पास रख सकती है, उसके पश्चात उसको लौटाना पड़ता है लोकसभा को। तो ये तो हुई वित्तीय शक्तियाँ। उसके पश्चात हम बात करते हैं कार्यपालिका पर नियंत्रण संबंधी शक्ति। तो हमारा संविधान का जो अनुच्छेद 75 का जो क्लोज 3 है उसके अनुसार मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। अतः मंत्री परिषद पर नियंत्रण रखने और उसको पद पर बनाए रखने एवं हटाने का अधिकार मात्र लोकसभा को ही है, और लोकसभा में विपक्ष किसी भी समय सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है, जिसके पारित होने पर सरकार को पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। यद्यपि राज्यसभा मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव तो पारित नहीं कर सकती, लेकिन विभिन्न जो विधेयक एवं जो प्रस्ताव होते हैं उन पर विचार विमर्श और वाद विवाद और विभिन्न प्रकार के जो प्रश्न उत्तर होते हैं उन पर मंत्री परिषद के कार्यों पर निगरानी और समीक्षा कर सकती है। तो ये हैं कार्यपालिका शक्तियाँ। इसके पश्चात हम बात करते हैं निर्वाचन संबंधी शक्तियों की। तो निर्वाचन संबंधी जो शक्तियाँ हैं उनमें मुख्य रूप से राष्ट्रपति का निर्वाचन है, जिसमें राष्ट्रपति के जो निर्वाचन है उसमें संसद के दोनों सदनों के जो निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। और संयुक्त जो अधिवेशन होता है उसमें भी दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। तो ये हैं निर्वाचन संबंधी शक्तियाँ। उसके पश्चात हम बात करते हैं न्यायिक शक्तियों की। तो भारतीय संसद भारतीय जो संसद है उसको न्यायिक शक्तियाँ भी प्राप्त हैं, जैसे कि हमारा संविधान का जो अनुच्छेद 61 है उसके अनुसार भारतीय संसद है वह राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के साथ साथ एक न्यायिक संस्था के रूप में भी कार्य कर सकती है। उसके पश्चात कुछ शक्तियाँ जैसे अनुमोदन संबंधी शक्तियाँ हैं और कुछ संवैधानिक शक्तियाँ हैं। तो जो अनुमोदन शक्ति जो संबंधी जो शक्तियाँ हैं वहाँ है कि सरकार द्वारा लाए गए विभिन्न जो संवैधानिक जो प्रस्ताव पर संसद को की अनुमोदन की आवश्यकता होती है, जैसे कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जारी होने की तिथि के 1 मास के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा उसका अनुमोदन किया जाना जरूरी है। और यही हम बात करते हैं संवैधानिक शक्तियों की। तो वहाँ जो
अनुच्छेद 368 है, उसके अनुसार संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति पर ही संविधान में संशोधन हो सकता है। संशोधन संबंधी विधेयक किसी भी सदन में रखे जा सकते हैं, परंतु इसके लिए आधे राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति की आवश्यकता है। तो हमने ये देखा कि भारतीय जो संसद है उसके दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, और भारतीय जो संसद है उसकी जो प्रमुख जो शक्तियां हैं उनमें विधायी शक्तियां आती हैं, आपकी वित्तीय शक्तियां आती हैं, कार्यपालिका शक्तियां आती हैं, संविधान में संशोधन संबंधी शक्तियां हैं, निर्वाचन संबंधी शक्तियां हैं, अनुमोदन संबंधी शक्तियां हैं और न्यायिक शक्तियां हैं। तो भारतीय जो संसद है वह संप्रभु तो नहीं है, उस पर कुछ प्रतिबंध हैं, लेकिन इसके पश्चात भी भारतीय जो संसद है उसकी शक्तियाँ अद्वितीय हैं। धन्यवाद।